नहीं पता। एटॉमिक बॉम्ब सुना है? हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना है? ये दो मेजर सिस्टम है जहां न्यूक्लियर एनर्जी थॉरली यूज होती है, बहुत न्यूक्लियर, जहां न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है। हाँ, नाइन्थ में पढ़ा था ना, बिल्कुल वही चीज। अब इश्यू ये आता है कि उस न्यूक्लियर एनर्जी को आप यूज कैसे करें, वो न्यूक्लियर एनर्जी आप कैसे यूज कर रहे हो। सो न्यूक्लियर एनर्जी आती कहां से है, जनरेट कैसे होती है, बस ये लास्ट टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है मॉडर्न फिजिक्स। सो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली मास डिफेक्ट से आती है। मास डिफेक्ट से पहले मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी आपको कराया था, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वल। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस मैंने आपको कराया था। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो देखिए आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है, ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि अगर m मास है, उस m मास के कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज। मेरी आवाज स्लो आ रही है? अब बेटर है मेरी आवाज? स्लो आ रही है आवाज? अब तो सही है ना आवाज? तो अब तो सही आ रही होगी। ओके, जायद अब ठीक है। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये सिर्फ ये बताता है अगर आपके पास m मास है ना, उस m मास अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो इतनी एनर्जी जनरेट होगी। सो E इज एनर्जी corresponding to mass है, एनर्जी corresponding to mass है। अगर मास डिस्ट्रॉय हो तो इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। जो एटॉमिक बॉम्ब है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इसमें बेसिकली क्या होता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम का मास डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, और यूरेनियम के उस मास के कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी जनरेट हो जाती है। दैट्स आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। कि मास से एनर्जी, मास एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स मास एनर्जी इक्वल। तो न्यूक्लियर एनर्जी मास डिफेक्ट से आती होता है क्या है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में डिफेक्ट होता है, कुछ मास कम हो जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, और वो मास कहाँ जाता है, वो मास एनर्जी की फॉर्म में जाता है, उसी को आप न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ मास डिफेक्ट होता है। क्या मतलब है मास डिफेक्ट का? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कुछ लॉस होता है। वही जो लॉस है इन द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो सारा का सारा मास एनर्जी की फॉर्म में जाता है, उसी को आप न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। सो पहले आपको स्टडी करना है मास डिफेक्ट, इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे मास डिफेक्ट कैसे। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जो ऑफलाइन का इंतजार कर रहे हैं? एक मिनट। एक और, कितने लोग हैं? यस यस लिखते चले जाओ। अभी तक एक आया। और कोई? दो। और तीन। और चार।
4 लोग 18 में से, और बस। ओके, चलिए मैं डाउट्स वगैरह तो शुरू कर ही दूँ, सिलेबस तो ओवर है। डाउट्स वगैरह के लिए जो 4 लोग इंटरेस्टेड हैं बुलाना शुरू कर दूंगा आप लोगों को। बस इस वीक मुझे ये थर्सडे में कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जो आना चाहता है वो आ जाए। वैसे हमने ये चीज़ करी थी 11th वाले बच्चों के साथ, कोई नहीं आया। अब सबको ये लगता है कि 1 घंटे की क्लास के लिए 1 घंटा क्यों ट्रैवल किया जाए। एनीवेज, सो अब देखिए मास डिफेक्ट समझिए। मास डिफेक्ट समझिए, मास डिफेक्ट का मतलब क्या है। पहले तो मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन समझ लो। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। सो डिफरेंस in mass of all neutrons, protons and mass of nucleus. न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप मास डिफेक्ट कहते हैं। दैट्स इट, ये मास डिफेक्ट है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के मास के डिफरेंस को आप मास डिफेक्ट कहो। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके पास न्यूट्रॉन है, सारे न्यूट्रॉन मिलाकर 2 ग्राम न्यूट्रॉन है, सारे प्रोटॉन मिलाकर 1.5 ग्राम प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रॉन का मास नहीं लिख रहा मैं, सारे न्यूट्रॉन्स मिलाकर मास इतना है, सारे प्रोटॉन्स का मास इतना है। इनको मिलाने के बाद जो न्यूक्लियस बनना चाहिए, आपको क्या लगता है न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सारे न्यूट्रॉन और सारे प्रोटॉन के मासेस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो न्यूक्लियस बनेगा, आपके अकॉर्डिंग उस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? देखो, निदा का आंसर सही, आयशा का सही, बस 2 लोगों का, बाकी को मतलब ही नहीं है। 3.5 होना चाहिए। 2 और 1.5 ऐड कर कर कितना हो जाएगा? 3.5। न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 3.5 होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा 3.5 से कम आएगा। मान लीजिए जो न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस का मास आया 3 ग्राम, तो बताओ जरा कितने का लॉस हुआ, डिफेक्ट कितने का आया? कितने का आया मास डिफेक्ट? 0.5 ग्राम का। ये मास डिफेक्ट है। So mass defect is basically the difference between the masses of all neutrons, masses of all protons and the mass of nucleus. सारे न्यूट्रॉन, सारे प्रोटॉन और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को आप मास डिफेक्ट कहते हैं। बस ये सिंपल डेफिनेशन है मास डिफेक्ट की। सारे न्यूट्रॉन लो, सारे प्रोटॉन्स लो, न्यूक्लियस लो, सारे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के मास में जो डिफेक्ट होगा वो मास डिफेक्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए एक न्यूक्लियस है आपके पास, उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है। Z इज एटॉमिक नंबर। एक न्यूक्लियस है XAZ। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Z प्रोटॉन्स होंगे, Z आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे को बताएगा। मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अरे भाई बता दो, यहां कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे? A-Z न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे ना, इतने न्यूट्रॉन्स। अगर मैं ऐसे लिखता हूं Mn, Mn क्या है? इट्स मास ऑफ न्यूक्लियस। M कैपिटल N न्यूक्लियस का मास है, इट्स मास ऑफ न्यूक्लियस। और M इंटू स्मॉल n जब मैं लिख रहा हूं, इट्स मास ऑफ न्यूट्रॉन।
और अगर मैंने m के साथ सबस्क्रिप्ट में p लिख दिया, इट्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब मुझे बता दो जल्दी से मास डिफेक्ट होगा क्या, तो एक लाइन की कैलकुलेशन है तुम्हारे लिए। बताओ जल्दी से मास डिफेक्ट क्या होगा। देखो मास डिफेक्ट क्या होना चाहिए, सारे प्रोटॉन्स का मास ले लो, सारे प्रोटॉन्स का मास क्या होगा, z टाइम्स मास ऑफ ऑल प्रोटॉन, प्लस सारे न्यूट्रॉन का मास ले लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूक्लियस के मास में डिफरेंस, a माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। सारे प्रोटॉन का मास ले लिया, सारे न्यूट्रॉन का मास ले लिया, माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे निकाल सकते हैं, याद रखना ये न्यूक्लियस का मास है। लेकिन यहां पर बहुत रेयर होगा कि तुम्हें न्यूक्लियस का मास दे, ज्यादातर एटम का मास देगा। तुम में से कोई बता सकता है न्यूक्लियस और एटम में डिफरेंस क्या होता है, न्यूक्लियस में और एटम में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम, किस चीज का डिफरेंस होता है न्यूक्लियस में और एटम में। देखो अबू हुरैरा का आंसर आया, आयशा का आंसर आया, इलेक्ट्रॉन का। अरे न्यूक्लियस में और एटम में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये तो होता है एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस में और एटम में डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर आप एटम के मास में से सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बचेगा वो न्यूक्लियस का मास है। या आप एक काम कर सकते हैं, मास डिफेक्ट निकालने के लिए आप एक काम करो, सीधा सीधा यहां तो न्यूक्लियस का मास था, अगर वो एटम का मास देता है तो प्रोटॉन के मास की जगह ना हाइड्रोजन एटम का मास ले लो, खत्म हो जाएगी कहानी का। प्रोटॉन की जगह आप हाइड्रोजन एटम का मास ले लीजिए, न्यूट्रॉन का मास एज इट इज रखो, और यहां आप एटम का मास ले लीजिए एक्स इज। देखिए सुनिए, मास डिफेक्ट क्या होगा, सारे प्रोटॉन्स लिए, सारे न्यूट्रॉन्स लिए, ऐड किया, जैसे यहां आपने ऐड किया था ना दोनों को, और उसमें से न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आया आपका मास डिफेक्ट। अब वो रह रहा, ये समझ में आया फर्स्ट, सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन का मास लिया और न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको कई बार ऐसा हो सकता है न्यूक्लियस का मास न दे, एटम का मास दे दे, तो आप क्या करेंगे, प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन एटम का मास ले लो। लिखवाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट थर्सडे, कि हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटम के मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मास डिफेक्ट आएगा, दोनों रिलेशन सेम, दोनों सेम है। ज्यादातर जगह आप इसे यूज करोगे क्योंकि ज्यादातर जगह वो आपको एटम का मास देगा, न्यूक्लियस का मास नहीं देगा, दैट इज मास डिफेक्ट। इतना हुआ तो लिख लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को परेशानी है तो बताइए। भाई इतना हो जाए मुझे बताइए। चलो जी।
फायदा मास डिफेक्ट कम क्यों हुआ मास, अभी दिख जाएगा, अभी दिखेगा डिफेक्ट। आप यही पूछ रही है ना कि इन दोनों को ऐड कर कर 3.5 आना चाहिए था, न्यूक्लियस का मास कम क्यों हो गया, ये क्वेश्चन है आपका। ऐसे समझो कि जब न्यूक्लियस बनता है ना तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। वो एनर्जी कहां से आ रही है, यही जो डिफेक्ट दिख रहा है आपको मास में, यही मास डिफेक्ट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यही मास डिफेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इस मास डिफेक्ट से आ रही है। तो आप पूछ रहे थे मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो। न्यूक्लियर एनर्जी इसी मास डिफेक्ट से आ रही है। चलिए, अब आपने पास अगर मास डिफेक्ट आ गया तो आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो आप न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए देंगे। मान लीजिए मैं आपको एक न्यूक्लियस दूं, मैं आपसे कहूं इसे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का क्या मतलब है, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग कर दो, निकाल दो अलग अलग। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जैसे मैं आपको अगर कुछ दे दूं, क्या दूं मैं आपको, कोई कुछ ऐसा सिस्टम दूं, कैप और पेन है, मैं आपसे कहूं कैप और पेन को अलग अलग कर दो, उसको अलग अलग करने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग कर दो, न्यूट्रॉन अलग फेंक दो निकाल कर, प्रोटॉन अलग फेंक कर निकाल दो, सब अलग अलग कर दो, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट्स बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दैट्स बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं, इट्स डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और एक चीज और याद रखिएगा इसमें, ये बेसिकली उस एनर्जी का मेजर है जो एनर्जी आप यूज करेंगे रिलीज करने में। इट इज द मेजर of energy required or energy released when neutrons and protons combine to form nucleus। अच्छा बताओगे इस सेंटेंस को देखकर क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस का बनना इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। न्यूक्लियस बन रहा है इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्या लग रहा है आपको। एक्सोथर्मिक, हाँ एनर्जी रिलीज हो रही। और हम समझ में आ रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स डेल्टा एम इंटू एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 931.5। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट लो एटॉमिक मास यूनिट में और जस्ट 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये काम भी कर सकते हो बट लेंदी है, टाइम लगेगा, ये आसान काम है। मास डिफेक्ट निकाला एटॉमिक मास यूनिट में और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। फिर वो एक काम और करेगा, वो आपसे कहेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कैलकुलेट कर दीजिए। तो याद देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। इस बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करो, इतना लिख लो। एक आध क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर दें। इतना हो जाए मुझे बताओ, एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर हम
बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। देखिए, भाई करो, सॉल्व करो। जी जी, 86 है, 86 है, बिल्कुल 86। करिए करिए, गलत करिए कोई बात नहीं, लेकिन करिए, एटलीस्ट एक आंसर तो है।
कैलकुलेटर यूज कर लो। ओके निदा, कुछ आंसर आया? ओके, सो दिस इज द मास डिफेक्ट। चलिए जरा चेक करते हैं ना, मास डिफेक्ट क्या होगा? Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये एटम का मास है। देखो न्यूक्लियस का मास होगा ना तो अलग से बताएगा न्यूक्लियस का मास है, नहीं बता रहा दैट मीन्स एटम का मास है। सो एटम के मास के केस में आप क्या करते हैं? हाइड्रोजन का मास लेंगे, A माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स माइनस एटम का मास। एटम कौन सा है? आयरन है। बस कर दीजिए मल्टीप्लाई। Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, Z कितना है? 26। हाइड्रोजन का मास है 1.0078। A माइनस जेड, ए कितना है? 56 माइनस 26 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 माइनस 0078। तो ये आ गया 26.20। एक मिनट बस, हाँ मैं एक बार और कर दूं। 30 इंटू 1.0086, 30.25 माइनस 55.93। so this comes out to be, कितना हो गया ये? 26.20। अरे कहाँ गया? 26.20 प्लस 30.25 माइनस 55.93, 0.52, 0.52 एटॉमिक मास यूनिट। ये डेल्टा एम आ गया। अब एक बार अगर आपके पास डेल्टा एम है तो आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लो। क्या आएगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। लिखेंगे हमेशा ऐसे, करेंगे हमेशा ये कि डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। खुरम जीशान कहाँ है यार? तबीयत तबीयत ठीक है उसकी? पूरे साल तो उसने छुट्टी मारी नहीं कभी। फोर 84.38। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा?
484.38 divided by 56. 8.64 आता है। चलो भाई इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दो डेफिनेशन और लिख लेते हैं। चलो लिख लिया आप सबने। नेक्स्ट देखिए, बस ये लास्ट डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर फिजन हो सकता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। फिजन में हेवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियाई बना लेंगे। The phenomena in which a heavy nucleus splits into smaller nuclei और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई यूरेनियम था, दो में टूट गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया। एटम बॉम्ब के अंदर यही काम होता है। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन कर कर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं। टू स्मॉलर न्यूक्लियाई fuse to form a large nucleus. Releasing large amount of energy. Example, hydrogen bomb. हाइड्रोजन बॉम्ब एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन नहीं। मैं इतना लिखिए, इसके बाद सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई रब कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने?